अप्रैल 2021 जोहानेसबर्ग, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे प्रॉमिसिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एफ्रीक्रिप्ट के क्लाइंट को एक डिस्टर्बिंग मैसेज मिलता है। कंपनी अनाउंस करती है कि उनका प्लेटफॉर्म एक मैसिव हैकर अटैक का शिकार हुआ है और सारे इन्वेस्टर का फंड यानी 69,000 बिटकॉइंस, जिनकी वैल्यू तकरीबन $4 बिलियन की थी, वो सब गायब हो चुके हैं। कंपनी के दो यंग फाउंडर्स आमिर काजी और रईस काजी इन्वेस्टर को एश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही वो इन्वेस्टर से एक अजीब रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस या लॉयर को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि उनका मानना था कि इससे रिकवरी प्रोसेस में इफेक्ट हो सकता है। लेकिन असल सच तो ये था कि जब सारे इन्वेस्टर परेशानी में डूबे हुए थे, तब काजी ब्रदर्स हज़ारों माइल दूर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे। ये कहानी है दो यंग एंटरप्रेन्योर की, जिन्होंने क्रिप्टो हिस्ट्री का एक बड़ा स्कैम किया और $4 बिलियन लेके गायब हो गए, वो भी बिना कोई ट्रेस छोड़े। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में जोहानेसबर्ग, साउथ अफ्रीका से, जब आमिर काजी और रईस काजी, दो यंग, एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट सोच वाले भाइयों ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली थी जिससे वो फॉर्चून कमा सकते थे। दोनों भाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एफ्रीक्रिप्ट, एक रिवॉल्यूशनरी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है ऑटोमेटेड बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए। और उनके प्रोमिसेस सुन के हर कोई हैरान रह गया। 10% प्रॉफिट पर डे, यानी इन्वेस्टर अपने पैसे एक महीने से भी कम समय में डबल कर सकते थे। यह ऑफर इतना अट्रैक्टिव था कि साउथ अफ्रीका के कई वेल्दी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। वहाँ क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही थी और हर कोई इस क्रिप्टो रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना चाह रहा था। फेमस रैपर नेस्टी सी ने भी एफ्रीक्रिप्ट को प्रमोट किया सोशल मीडिया पे। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि ये गोल्डन चांस मिस मत करो। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी फुटबॉलर बेनी मकार्थी, जो कंट्री के सबसे फेमस प्लेयर में से एक है, उन्होंने भी अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा इस प्रॉमिसिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। पॉपुलर एक्ट्रेस चार्ली थिरॉन, जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखती थी, उसने भी अपनी कुछ अर्निंग इस प्लेटफॉर्म में डाल दिए। इवन रूलिंग पार्टी ANC के कुछ मेंबर्स भी इस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट लेने लगे। उनका मानना था कि ये साउथ अफ्रीका के फाइनेंशियल फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है। और इसी के साथ काजी ब्रदर्स बन गए सुपरस्टार। उनकी जिंदगी बन गई एक एंडलेस लग्जरी लाइफस्टाइल। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, रोल्स रॉयल घोस्ट, फेरारी, उनकी कार कलेक्शन ने तो कंट्री के सबसे रिचेस्ट लोगों को भी इम्प्रेस कर दिया। वो लग्जरी मेंशंस खरीदते हैं, एक्सक्लूसिव पार्टीज अटेंड करते हैं और फाइनेंशियल मैगजीन में उनको फ्यूचर लीडर बोला जाता है। लेकिन इस पूरे ग्लैमरस के पीछे रियलिटी कुछ और ही थी। हकीकत तो ये थी कि एफ्रीक्रिप्ट कोई ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा था। जितना भी पैसा इन्वेस्टर डिपॉजिट करते थे, वो सब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में जमा हो रहा था, जो काजी ब्रदर्स के कंट्रोल में था। ना कोई AI एल्गोरिदम चल रहा था और ना ही कोई ट्रेडिंग हो रही थी। सब कुछ एक इल्यूजन था। पहले वाले इन्वेस्टर को पे आउट मिल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ नए इन्वेस्टर के डिपॉजिट से दिया जा रहा था। जो एक रिवॉल्यूशनरी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लग रहा था, वो असल में एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन एफ्रीक्रिप्ट के अकाउंट में जमा हो रहे थे। सक्सेस का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए काजी ब्रदर्स और भी ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग करने लगे। नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो बड़े बड़े प्लान्स के प्रोमिसेस करते थे। अफ्रीका का पहला क्रिप्टो बैंक बनाएंगे और अपना खुद का कॉइन लॉन्च करेंगे, एफ्रीकॉइन, जो उनके हिसाब से बिटकॉइन और इथेरियम दोनों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम था। अगर इन्वेस्टर एक साथ अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करते तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। काजी ब्रदर्स को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने एक ग्रैंड एग्जिट का प्लान बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने चालाकी से ज़्यादा असेट को अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया। फिर उन्हें एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जहां वो सेफली भाग सकते हैं। और तीसरा स्टेप, एक झूठी कहानी बनाना, जैसे कि एक हैकर अटैक का ड्रामा। क्योंकि सिर्फ प्लेटफॉर्म बंद करना काफ़ी नहीं होता। वो जानते थे कि इन्वेस्टर अपना पैसा वापस मांगेंगे और अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। इसीलिए हैकर अटैक का प्लान परफेक्ट था। अब सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार था डिसअपियर होने के लिए। अप्रैल 2021
एफ्रीक्रिप्ट के इन्वेस्टर हर दिन की तरह प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं अपना बैलेंस चेक करने के लिए, लेकिन इस दिन कुछ अजीब होता है। ट्रांजैक्शन फ्रीज होने लगते हैं, विड्रॉवल्स अनअवेलेबल होते हैं। पहले लोग सोचते हैं कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा और कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही सिचुएशन सस्पिशियस होने लगती है। कुछ घंटों बाद एफ्रीक्रिप्ट अपने क्लाइंट को एक ऑफिशियल लेटर भेजता है। उस लेटर में लिखा होता है कि कंपनी एक मैसिव हैकर अटैक का शिकार हुई है और सारे असेट गायब हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा होता है कि पुलिस या किसी लीगल एडवाइज़र से कांटेक्ट मत करना, वरना रिकवरी प्रोसेस खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये अनाउंसमेंट इन्वेस्टर को शांत करने की बजाय उन्हें और भी ज़्यादा पैनिक में डाल देती है। सबसे पहला काम जो फ्रॉड का शिकार हुए इन्वेस्टर करते हैं वो होता है कि कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना। लेकिन जितने फ़ोन नंबर पे पहले तुरंत जवाब मिलता था, अब सब साइलेंट हो चुका था। अब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। एफ्रीक्रिप्ट की वेबसाइट भी गायब हो चुकी थी। जब कुछ इन्वेस्टर कंपनी के ऑफिस पहुंचे, जिसे वो लोग एक हाईटेक फाइनेंशियल सेंटर समझते थे, वो असल में एक छोटा सा नॉर्मल हाउस निकला। कोई सर्विस नहीं, कोई असल टेक कंपनी का साइन नहीं। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि हैकर अटैक के कुछ हफ्ते पहले से ही बड़े बड़े अमाउंट्स विड्रॉल होने लगे थे। एफ्रीक्रिप्ट के वॉलेट से पहले छोटी अमाउंट्स निकलती थी, फिर स्कैम के दिन के करीब जाके बड़े ट्रांसफ़र होने लगे। पैसा डायरेक्टली किसी रेगुलर एक्सचेंज पे नहीं बेचा जाता था जहां से उसे इजीली ट्रेस किया जा सकता था, बल्कि बिटकॉइंस को पहले भेजा गया मिक्सर के थ्रू। ये वो सर्विस होती है जो क्रिप्टो को हज़ारों वॉलेट में शफल कर देती है ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। फिर उन बिटकॉइन को कन्वर्ट किया गया स्टेबल कॉइन में और बाद में कुछ फंड ट्रांसफ़र किए गए मोनेरियो में, जो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। प्लान सिंपल था। जब तक एफ्रीक्रिप्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हैकर अटैक, तब तक उनके असेट का मेजर पार्ट एक सेफ जगह ट्रांसफ़र हो चुका था। इन्वेस्टर पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक शॉकिंग चीज़ सामने आती है। काजी ब्रदर्स ने कभी ऑफिशियली साउथ अफ्रीका छोड़ा ही नहीं था। पासपोर्ट कंट्रोल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो उन लोगों में से थे ही नहीं जो कंट्री से बाहर गए थे। ना कोई एयरलाइन टिकट और ना ही कोई ट्रैवल रिकॉर्ड। वो बिना कोई ट्रेस के वैनिश हो गए। इसका मतलब था कि उनका एस्केप का प्लान पहले से ही केयरफुली प्लान किया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि हैकर अटैक के एक हफ्ते पहले से ही एफ्रीक्रिप्ट के वो एम्प्लॉयज़ जो फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस करते थे, वो एक एक करके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल लूज करने लगे थे। वो ना ही बैलेंस चेक कर पा रहे थे और ना ही ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। उनका एक्सेस बिना किसी वार्निंग के रिमूव हो गया था और उस वक्त सिर्फ काजी ब्रदर्स के पास ही फुल कंट्रोल था पूरे प्लेटफॉर्म का। इन्वेस्टर एक्शन लेते हैं। हैनीकॉम अटॉर्नीज ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल लॉन्च करता है लॉ एनफोर्समेंट के पास फंड रिकवरी करने के लिए। साउथ अफ्रीकन पुलिस केस लॉन्च करती है, लेकिन उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना होता है। काजी ब्रदर्स के कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही नहीं मिलते हैं। न्यूज़ पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाती है। जब एफ्रीक्रिप्ट के स्कैम की खबर दुनिया भर में फैलती है, तब ये केस सिर्फ साउथ अफ्रीका तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि इसमें अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंटरपोल ऑफिशियली काजी ब्रदर्स को अपने वांटेड लिस्ट में डाल देता है। बाद में पता चलता है कि काजी ब्रदर्स ने अपने एस्केप का प्लान पहले से ही बनाया था। स्कैम के कुछ महीनों पहले उन्होंने वानुआ का सिटीजनशिप लिया था, जो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशन में। वानुआ एक ऐसी जगह है जो अपने सिटीज़न को एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं करता और वानुआ का पासपोर्ट लेके वो 130 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते थे। अनऑफिशियल सोर्सेज क्लेम करते हैं कि शायद काजी ब्रदर्स दुबई भाग गए, जहां क्रिप्टो ब्लैक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि वो टांजानिया में हो सकते हैं और कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि वो यूके में नए नाम के साथ रह रहे हैं, लेकिन इसमें से किसी भी बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। 2023 में स्विस इन्वेस्टिगेटर एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी करते हैं। ज्यूरिक के एक बैंक में उन्हें एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स मिलता है जिसमें एक हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट होता है।
ये हो सकता है कि उसमें शायद एफ्रीक्रिप्ट के चुराए गए एसेट का हिस्सा हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना की के उस वॉलेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये वॉलेट काजी ब्रदर्स का है या नहीं, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। इन्वेस्टर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट लीड नहीं मिलती। 2024 तक केस ऑलमोस्ट डेड एंड तक पहुंच जाता है। साउथ अफ्रीका की फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटीज अनाउंस करती है कि एफ्रीक्रिप्ट कभी एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है, और इसका सीधा मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या काजी ब्रदर्स कभी पकड़े जाएंगे? क्या वो $4 बिलियन परमानेंटली स्कैमर के हाथ लग गए? इस बारे में अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।